नमस्कार, ईटीना स्वदेश पर आपका स्वागत है। 2026 की शुरुआत में हम आपके लिए लेके आए हैं 26 ऐसे टैक्स बचाने के टिप्स जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और हमारे साथ इस टैक्स मंत्रा शो में शामिल हो रहे हैं देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सीए सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें वक्त देने के लिए 2026 की शुरुआत कर रहे हैं और आपसे जानेंगे कि ऐसे 26 कौन से टैक्स बचाने के टिप्स हैं जिसका फायदा लोग उठा सकते हैं। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा, हमारे पास 26 मिनट का वक्त है, 2026 की शुरुआत है और 26 सवाल है। तो एक तरह से संक्षिप्त में हम आपसे एक्सपर्ट्स ओपिनियन की उम्मीद रखते हैं। तो सर, नए साल की शुरुआत में अब न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव कैसे करना चाहिए और न्यू टैक्स रिजीम में अभी टैक्स बचाने के क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो अपने दर्शकों को नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई। जैसे आपने बताया कि नया टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने 12 लाख तक की टैक्स पे छूट दे दी थी। पर्पज़ यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए रिजीम में आ जाएँ, पुराने रिजीम में ना रहें। लेकिन हाँ, अगर कुछ लोगों को अभी भी ओल्ड रिजीम में फ़ायदा हो सकता है, मसलन अगर आपको एचआरए काफ़ी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस काफ़ी मिलता है, या आप डेपुटेशन पे कहीं हैं, आपका एक मकान है दिल्ली में और आप बॉम्बे में काम कर रहे हैं और हाउसिंग लोन भी आपने ले रखा है या एजुकेशन लोन आपने ले रखा है, क्योंकि एजुकेशन लोन में आपको छूट मिलती है ब्याज की और 8 साल तक मिलती है और पूरा इंटरेस्ट माफ होता है। तो आपको करना ये है कि सरकार ने आपको एक कैलकुलेटर दे रखा है। आप अपने टैक्स को नए रिजीम में भी डाल लीजिए, पुराने रिजीम में भी डाल लीजिए और जो आपको फ़ायदेमंद हो उसको चुन लीजिए। और आपको पता होगा सैलरी एम्प्लॉयी के केस में आप हर साल रिजीम चेंज कर सकते हैं। बिज़नेस इनकम में तो एक बार ही अलाउड है। तो आप चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद में ही आप नए रिजीम को या पुराने रिजीम को चुन लीजिए। और सर, सैलरीड एम्प्लॉय के पास ये भी विकल्प है, जब पूरे साल भर में जो टीडीएस कटा वो अगर पुरानी रिजीम में कट गया और रिटर्न भरते समय आप नए रिजीम में आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल है। सरकार ने फ़ायदा आपको दे रखा है कि आपने अगर अपने एम्प्लॉयर को लिख दिया था पुराना रिजीम और बाद में आपको लगा कि नहीं, टैक्स मंत्रा का शो देखने के बाद आपको लगा कि नहीं, नया रिजीम मुझे फ़ायदेमंद है या पुराना रिजीम फ़ायदेमंद है, तो आप रिटर्न भरने से पहले आप चूज़ कर सकते हैं। आप खाली टिक करना होता है और आप अपने हिसाब से रिजीम चुन लीजिए। बिल्कुल। सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो न्यू रिजीम में कितना फायदेमंद है? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले सरकार ने शुरू की थी, फिर बंद कर दी थी, अब दोबारा 3 साल पहले लेके आए हैं और 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखी है। सबसे अच्छी बात क्या है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए आपको ये नहीं बताना कि मेरा खर्चा कहाँ हुआ है। बेसिकली पर्पज़ यही था कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके कुछ खर्चे होते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। तो 75,000 अच्छा अमाउंट है, आपको लगभग साढ़े 7,000 में 7,000 महीने आपको दे रहे हैं वो। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सैलरी। ये नहीं है कि आपकी 4 लाख की सैलरी है तो 40,000 मिलेगी, 5 लाख की तो 50,000 मिलेगी, 10 लाख की है तो 1 लाख मिलेगी। स्टैंडर्ड 75,000 है और जो एम्प्लॉइज जिनकी इनकम 12 लाख से 13 लाख के बीच में है, यानी 12 लाख साढ़े 12 लाख है, उनको तो बहुत ही फायदा है, क्योंकि साढ़े 12 लाख पे 75,000 कम होते ही इनकम 12 लाख से कम होती है और 87 की रिबेट आपको मिल जाती है। तो जो मिडिल क्लास एम्प्लॉइज है उनके लिए एक फायदे की चीज है। बिल्कुल सर। सर, सैलरी को रिस्ट्रक्चर करके आपका टैक्स और कैसे घटाया जा सकता है? ये कैसे इसका फायदा अब आखिरी के 3 महीने में भी कर्मचारी उठाए? देखिए, नए रिजीम में लोगों को लगता है कि हमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। एक एनपीएस की डिडक्शन है, जहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 14% तक अलाउड है। उसकी एक लिमिट है 7.5 लाख रुपए की। दूसरा, आजकल एम्प्लॉयर ऐसे रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं कि क्योंकि एचआरए और रेंट फ्री एकोमोडेशन, कि रेंट फ्री एकोमोडेशन में आपको पता होगा कि 10% तक की वैल्यू आपकी ऐड होती है रिक्विजिट वैल्यू में और 10% ऑफ द सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। तो उसमें आप एक रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कि आप अपने अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि एचआरए की बजाय रेंट फ्री एकोमोडेशन से आपको मिल जाए। तो उसमें कुछ बेनिफिशियल्स हो सकते हैं। तो एक ये रिस्ट्रक्चरिंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, बोनस और वेरिएबल पे की टाइमिंग से टैक्स कैसे बचे? देखिए, वेरिएबल्स और बोनस में आपको सबसे पहले पता होगा कि जब सैलरी पे होती है, ड्यू होती है, तो उस साल में टैक्सेबल होती है। तो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को कि जिस साल में आपको लगता है कि ये मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल है, यहाँ पे मुझे टैक्स कम लगेगा, आप वहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयी के हाथ में ज़्यादा नहीं होता है, सारा एम्प्लॉयर के हिसाब से ही होता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉयी के पास ज़्यादा चॉइसेस है। ये एम्प्लॉयर को ही प्लान करना है कि मैं
कैसे टैक्स के लॉज का फायदा लेते हुए मैं अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट दूं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि टैक्स प्लानिंग कोई बड़ी चीज नहीं होती है। सरकार कहती है अगर टैक्स प्लानिंग एक्ट के हिसाब से आप जरूर कर लीजिए, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन ना कीजिए कि आप जानबूझ के कोई चीज ना दिखाएं या गलत दिखाएं। वो आपके लिए बहुत खतरनाक होती है। बिल्कुल। सर, अच्छा, 6 नंबर की मैं टिप्स आपसे समझना चाहूंगा टैक्स बचाने की। सर, न्यू टैक्स रिजीम में आपको लगता है कि एनपीएस एक बड़ा टैक्स टूल माना जा रहा है, और इसका कैसे फायदा लेना चाहिए? बहुत बड़ा टूल है जी, और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस पे फायदा क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए, आपको एक बात पता होगा कि आप एनपीएस के थ्रू जब पैसा लगाते हैं तो आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेट्स में लगाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है दो हिसाब से। देखिए, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नई रिजीम में भी टैक्स फ्री है 14% तक। हाँ, उसमें एक लिमिट है 7.5 लाख रुपए की। बेसिकली जो हाई एंड एम्प्लॉइज थे जिनकी सैलरी ज्यादा थी, उनके लिए सरकार ने कह दिया कि 7.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो वो प्रक्यूजेड वैल्यू मान ली जाएगी। मान लो एम्प्लॉयर ने 12 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया आपका, तो 4.5 लाख रुपए आपकी प्रक्यूजेड वैल्यू होगी। लेकिन जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, ऑफ कोर्स उस पर तो आप पहले टैक्स दे चुके हैं, तो वो आप जब उसका कॉर्पस बनता है तो सबसे बड़ी बात क्या है अनुराग जी, कि जब आप उसको विड्रॉ करते हैं एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, तो 60% जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको बीच में भी पैसे की जरूरत है तो 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप वैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको पता होगा जब आप विड्रॉ करेंगे आपको टैक्स देना है, लेकिन सर, एनपीएस में तो इससे सरकार ने आपको कितना एक टैक्स फायदा दिया। बचाया जा सकता है अगर ये 14% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, इसके पूरा अगर दिया जाता है, तो आपकी कैलकुलेशन क्या बताती है कितना टैक्स बचता है? देखिए, मैंने बताया कि 7.5 लाख रुपए तक का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका एग्जेम्प्ट है। तो अगर आप मैक्सिमम स्लैब में जा रहे हैं जब 39% का आपको टैक्स लगता है सरचार्ज के साथ में, तो लगभग आपने 3 लाख रुपए का टैक्स आपने बचा लिया। तो बहुत बड़ा बिल्कुल। बेनिफिट सरकार ने आपको दे रखा है कि 3 लाख रुपए का टैक्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे आपको नहीं लगा। बिल्कुल, 3 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए एक काम की जानकारी देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट देते हुए कि आप 14% आपका कंट्रीब्यूशन दे रहे हो और अधिकतम 3 लाख रुपए तक आप बचा सकते हैं। सर, क्या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी एनपीएस से टैक्स बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं जी। देखिए, पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है। इसमें आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड हैं, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर अनुराग, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पेंशन स्कीम है, ये सरकार ने पेंशन लेने के लिए आपको एक स्कीम दी है। तो इसलिए क्या किया था कि जब आप विड्रॉ करते हैं, पहले तो जब इन्वेस्ट करते थे तो आपको 1.5 लाख की छूट मिला करती थी। अब नई रिजीम में वो तो नहीं है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि विड्रॉल के टाइम भी इसमें टैक्स पे बेनिफिट है। आप उस टैक्स के बेनिफिट को जरूर अवेल कीजिए, और अपना जो आपका वृद्धावस्था है, जब आप सीनियर सिटीजन बन जाएंगे, उस टाइम में जो एन्युटी से आपको इनकम आएगी या मैच्योरिटी से इनकम आएगी, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल। सर, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिटायरमेंट की प्लानिंग से कैसे अब अपनी टैक्स लायबिलिटी कम की जा सकती है? देखिए, बहुत सारे टूल हैं और सरकार ने बहुत सारी चीजें आपको दी हैं, लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि जिनकी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है, सिप म्यूचुअल फंड में, नहीं कह रहा वो बुरी चीजें हैं, डेट म्यूचुअल फंड, लेकिन सरकारी स्कीम्स में अगर पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा भी होता है और आपको टैक्स फ्री इनकम भी मिलती है। जैसे पीपीएफ की स्कीम है, आपको पता होगा कि पीपीएफ 15 साल के लिए, उस पे होने वाली इनकम, उस पे होने वाला इंटरेस्ट की भी माफी है, और जब आप उस पैसे को विड्रॉ करते हैं तब भी वो टैक्स फ्री है। आप इस तरह से अपना कॉर्पस क्रिएट कीजिए कि जब आप 60 के हो जाएं और जब रिटायरमेंट हो, तो आप उस पैसे को विड्रॉ कीजिए, एन्युटी में लगाइए। और एन्युटी में आपको पता होगा कि 12 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स छूट है। तो नहीं, 1 लाख महीना भी आपको अगर आएगा आपके बुढ़ापे में, तो आपको टैक्स से माफी होगी। इसी तरह से एनपीएस को आप प्लान कर सकते हैं, इसलिए आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को प्लान कर सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड या एलआईसी की कुछ आपने स्कीम ले रखी है, तो ऐसे प्लान कीजिए कि आपको एन्युटी की जो वैल्यू आए रिटायरमेंट के बाद, वो 1 लाख महीने तक की इनकम आए, और आपने विड्रॉल में भी टैक्स दे दिया और एन्युटी में टैक्स दे दिया, तो बिल्कुल, बल्ले काफी बल्ले है, काफी सोने दिलचस्प पे तरीका सुहागा है। बताया सर। सीनियर सिटीजन इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि आप ऐसे प्लान करें कि एन्युटी की इनकम 1 लाख रुपए से कम की हो। सर, ईपीएफ और वीपीएफ से कैसे टैक्स बचाया जाए? अभी मैंने बताया ना कि बड़ी चीज स्कीम है। आप ईपीएफ हो, पीएफ हो, पीपीएफ हो, इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट माफ होता है। हाँ, सरकार ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी
कि अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें, तो उस पे जो एडिशनल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो 2.5 लाख तक का जो ब्याज मिलेगा 8%, वो तो टैक्स फ्री, और बाकी 1.5 लाख पे मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। और पीपीएफ में आपको पता होगा कि केवल 1.5 लाख ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। टैक्स फ्री इनकम है, अगर आपको 8% का टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है अनुराग, तो इसका मतलब आपकी रिटर्न 12% हो गई। क्या नुकसान की बात है? जरूर करना चाहिए आपको। और सर पीपीएफ में तो ई है, जमा कराते समय भी, बाद में भी, और विड्रॉ करते समय भी सब कुछ टैक्स फ्री है। बिल्कुल टैक्स फ्री है जी, पुराने रिजीम में टैक्स फ्री है, नए रिजीम में आपको 1.5 लाख की छूट नहीं मिलती है। हाँ पर हाँ, चूंकि बाकी जो 2 ई तो बचे हुए हैं ना, यानी इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है और विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट है, उसका फायदा आपको लेना चाहिए। बिल्कुल। अब सर मैं अगले सेक्शन की शुरुआत करता हूं। सर एचआरए प्लानिंग से किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है और कैसे इससे टैक्स बचाया जा सकता है? देखिए, एचआरए का बहुत बड़ा टैक्स प्लानिंग का टूल था, लेकिन शायद सरकार को जो खबरें आई थी और नए रिजीम में इसकी छूट नहीं देने का कारण ये था कि लोग एचआरए का मिसयूज भी कर रहे थे। लोग अपने रिश्तेदारों के नाम से, भाई के नाम से, और कुछ केसों में उन्होंने देखा कि अपने पति पत्नी को, पत्नी पति को रेंट दे रहा था। इसलिए शायद नए रिजीम में आप सरकार ने इसको मना कर दिया। पर हाँ, अभी भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप हाई एंड एम्प्लॉइज हैं, यानी आपको एचआरए ज्यादा मिलता है, आपकी बेसिक सैलरी ज्यादा है, और आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं जहां पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप किराया भर रहे हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं कि आपको, क्योंकि एचआरए 50% तक एग्जेम्प्ट होता है, 50% तक आपको पता होगा 1013A में, और 10% ऑफ द सैलरी तक। तो अगर आपको ज्यादा एचआरए मिलता है और आप रेंट पे कर रहे हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एचआरए दिया जाए और मैं पुराने रिजीम में रहूंगा, और आप कैलकुलेट कर लीजिए। वरना अपने एम्प्लॉयर से कहिए मुझे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दीजिए, और रेंट फ्री एकोमोडेशन में पैकेज वैल्यू केवल 10% है, अब वहां बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा सर, तो रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलने पर टैक्स बचाया जा सकता है सर? बिल्कुल बचाया जा सकता है जी। अगर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिली, तो मान लीजिए 1 लाख की रेंट फ्री एकोमोडेशन है, तो आपकी परकीट वैल्यू तो 10% ही आएगी ना, केवल 10,000 रुपए। तो आपको केवल 10,000 रुपए टैक्स देना है, बाकी तो 90,000 रुपए एम्प्लॉयर ने बियर करने हैं और उसका खर्चा क्लेम कर लेना है। तो आप उसको भी प्लान कर सकते हैं, मतलब आप डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयर ने किया है, ऐसा नहीं है। जब नया रिजीम आया था तो बहुत सारे लोगों ने एचआरए की जगह रेंट फ्री एकोमोडेशन में चले गए, तो उससे टैक्स बचना शुरू हो गया लोगों का। बिल्कुल। और सर जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी रखने से टैक्स कैसे बढ़ता है? देखिए अनुराग, जॉइंट ओनरशिप रखने के दो फायदे होते हैं। एक फायदा होता है सोशल सिक्योरिटी। जब आप अपने स्पाउस के नाम से, हस्बैंड वाइफ की आप जॉइंट प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आप सोशल सिक्योरिटी का उसका एक पर्पज होता है। एक फायदा तो ये। दूसरा फायदा क्या होता है कि अगर आपकी रेंटल इनकम वहां से आ रही है, तो रेंटल इनकम दो हिस्सों में बढ़ जाती है, तो आपका स्लैब कम हो जाएगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी ओन करते हैं, और हस्बैंड वाइफ तो करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि करनी भी चाहिए जॉइंट प्रॉपर्टी ओन। और 30% की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है रेंट के ऊपर, वो दोनों को मिलती है। और अगर आप उसका फायदा पुराने रिजीम में ले रहे हैं, तो आपको पता होगा पुराने रिजीम में जो रीपेमेंट करते हैं आप लोन का, 2-2 लाख की छूट सबको मिलती है। मान लीजिए आप दो ओनर हैं, तो सेक्शन 24 में 2 लाख हस्बैंड को मिलेंगे, 2 लाख वाइफ को मिलेंगे। 1.5 लाख की रीपेमेंट, हस्बैंड को भी 1.5 लाख, वाइफ को भी 1.5 लाख। तो आप इस तरह से प्लान कर लीजिए अपना, लगा लीजिए कि अगर हमें जॉइंट प्रॉपर्टी रखनी है, तो आपको 2 लाख की छूट 4 लाख हो जाएगी, एटीसी में भी 1.5 लाख का 3 लाख हो जाएगा। तो कोई नुकसान की बात है, और साथ में सोने पे सुहागा, सोशल सिक्योरिटी तो है ही। बिल्कुल। और सर अब मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, प्रॉपर्टी बेचने पर सेक्शन 54 से कैसे टैक्स बचाया जा सकता है? ये कितना कारगर तरीका है? बहुत कारगर तरीका है, लेकिन पिछले बजट में जब मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने नया रिजीम, जब नया कैलकुलेशन लेके आए थे, तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ। ध्यान से सुनने वाली बात है। मैडम ने ये कहा था कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है जो कि 23 जुलाई 2024 से पहले की है, और आपने उसको बाद में बेचा, तो आपके पास आप दो ऑप्शन दिया था कि 12.5% कैपिटल गेन दे दीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या 20% पे कैलकुलेशन कर लीजिए इंडेक्सेशन के साथ, 12.5 पे बिना इंडेक्सेशन। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है, 54 ये कहता है कि अगर आपने एक मकान बेचा या आपने एक फ्लैट बेचा, उसके बदले आपने दूसरा फ्लैट या दूसरा मकान ले लिया, तो आपको कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, और जो कैपिटल गेन पे टैक्स है वो नहीं लगेगा। पर चूंकि नया रिजीम आ गया है, तो कैपिटल गेन का अमाउंट इंडेक्सेशन के बाद नहीं आएगा, इंडेक्सेशन से पहले आएगा। मान लीजिए आपने 4 करोड़ का मकान बेचा, आपने 1.5 करोड़ का खरीदा था, तो 2.5 करोड़ जो होगा वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। इंडेक्सेशन के बाद हो सकता है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रह जाए, पर आपको 2.5 करोड़ ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा 54 में। एक के बदले दूसरा मकान लीजिए, दो बेचे, दो के बदले दो ले लीजिए, तो आप 54 में पूरा पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सकते हैं। ध्यान केवल ये रखना है कि लॉन्ग टर्म
ही असेट होनी चाहिए। और दूसरा, जिसके नाम से मकान बेचा है वही खरीदेगा, उसी का नाम ओनर होना चाहिए। लोग गलती करते हैं, बेचा फादर ने, खरीदा बेटे के नाम से, बेचा हस्बैंड ने, खरीदा वाइफ के नाम से। नहीं चलता है जी, हस्बैंड ने बेचा, और हस्बैंड के सर नाम से ही इसमें मकान नया एक होना चाहिए। लिमिट भी है, 10 करोड़ की एक अपर लिमिट भी है, 10 उससे ज्यादा कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। ये बेसिकली जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ में लोग 54 का बेनिफिट दिया करते थे, तो सरकार ने ये कह दिया था कि हम ये बेनिफिट केवल 10 करोड़ रुपए तक ही देंगे 54 का, उसके बाद नहीं देंगे। मान लीजिए आपने 100 करोड़ का बंगला बेच दिया और 100 करोड़ के बदले में आपको 70 करोड़ का कैपिटल गेन हो रहा है, तो हम केवल 10 करोड़ तक की आपको एग्जेम्पशन देंगे। पर वो बहुत हाई एंड केसेज़ हैं, जनरली 10 करोड़ से कम ही होते हैं मिडिल अपर मिडिल क्लास में, तो बिल्कुल। इससे सबको छूट मिल जाती है। सर प्रॉपर्टी बेचने की जो टाइमिंग है उससे कैसे एलटीसीजी एसटीसीजी बचाया जा सकता है? क्या टाइमिंग के जरिए भी आप एलटीसीजी और एसटीसीजी बचा सकते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी की जो टाइमिंग है, सबसे बड़ा जो इसमें गलती करते हैं लोग, वो ये करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि मेरी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। देखिए, आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर होता है, तो उसमें जो टैक्स का रेट होता है, वो स्लैब रेट लगता है, यानी 30 के स्लैब में तो 30 में लगेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, तो आपका रेट 12.5 हो जाता है, 17.5% सीधा-सीधा कम हो जाता है। और 2 साल में प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म हो जाती है आजकल। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 दिन पहले बेच देते हैं, 2 साल होने से, या 1 महीना पहले बेच देते हैं, तो उनको टैक्स बहुत लग जाता है। तो आपको इस तरह से प्लान करना है कि मेरे को 2 करोड़ 2 साल पूरे करने के बाद ही प्रॉपर्टी बेचनी है। और 2 साल पूरे होने के बाद में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप उसको रीइन्वेस्ट करके पूरा टैक्स बचा सकते हैं। तो टाइमिंग प्रॉपर्टी में यही काम करती है। और आपको पता होगा, अगर आप शेयर्स में काम कर रहे हैं, फिर तो बल्ले-बल्ले है जी। हर साल ₹1.25 लाख का कैपिटल गेन बुक कर लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड इक्विटी, लिस्टेड म्यूचुअल फंड और लिस्टेड यूनिट के ऊपर 1.25 लाख, और उसको रीइन्वेस्ट कर लीजिए। तो हर साल ₹18,000 का टैक्स फ्री इनकम, मतलब टैक्स बचा लोगे। 1.25 लाख की टैक्स फ्री इनकम, ₹18,000 का टैक्स का फायदा। तो सरकार ने तो आपको मजे कर रखे हैं। बिल्कुल, मतलब हर साल आपको 1.25 लाख का एलटीसीजी के शेयर या म्यूचुअल फंड बेच ही देने चाहिए सर। उतना तो कैपिटल गेन बचाना बचाना ही चाहिए। बिल्कुल बचाना चाहिए जी। मैं तो कह रहा हूँ, हर साल ₹18,000 का आपको टैक्स बच गया ना। और आप एक बार बेचिए, 1.25 लाख का कैपिटल गेन बुक कर लीजिए और फिर उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। आपकी होल्डिंग भी बरकरार और टैक्स भी आपने कमा लिया। बिल्कुल। सर एक चीज मैं आपसे, क्योंकि अब हम मार्च आने वाला है, लॉस हार्वेस्टिंग हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से करनी चाहिए, और लॉस हार्वेस्टिंग से आप अपना टैक्स बहुत बचा सकते हैं। क्योंकि और क्या लॉस हार्वेस्टिंग जो है वो मार्च के आखिरी 15 दिन में ही करनी चाहिए या जनवरी फरवरी में भी कर सकते हैं? देखिए सर, ये बड़ी स्मार्ट टैक्स प्लानिंग है। और जो भी टैक्स मंत्रा देख रहे हैं और आप रेगुलर देखते हैं, तो आप ये बड़ा अच्छा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ उगाना। तो जब फसल उगाते हैं उसको भी हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब आप लॉस को उगा रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं। तो 2 तरह के लॉस हैं जी। एक नेचुरल हो गया आपको, या आपने क्रिएट कर लिया। होता क्या है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, शेयर मार्केट की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा तो उसे खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होंगे। अब लोग करते क्या है मार्च के महीने में, क्योंकि मार्केट बड़ी फ्लक्चुएट की है। आपने मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हुआ है पूरे साल में, और आपके पास कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आपकी बुक वैल्यू डाउन हो गई, यानी आपको लॉस है, पर आपने बुक नहीं किया अभी तक, आपने बेचे नहीं है। जब तक आप नहीं बेचेंगे, जब तक लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा नहीं। तो लोग करते क्या है कि आप उसको बेच लीजिए, आपने लॉस क्रिएट कर लिया, और उसको री इन्वेस्ट कर लीजिए, अपनी होल्डिंग भी आपने बरकरार कर ली। तो जो लॉस आपका क्रिएट हुआ शॉर्ट टर्म लॉस, उसके अगेंस्ट जितने पूरे साल का प्रॉफिट है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है, उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो अगर लॉन्ग टर्म में 12.5 टैक्स बचा लिया और शॉर्ट टर्म में तो आपने 30% टैक्स बचा लिया। तो इसको कहते हैं लॉस हार्वेस्टिंग। एक और फायदा है, अगर मान लीजिए आपका लॉस हो गया इस साल में, लोग ये भी गलती करते हैं अनुराग, आपको लॉस हो गया, आप दुखी हो जाते हैं कि मेरा लॉस हो गया जी, शेयर मार्केट में मर गया, मैं क्या करूं, और उसको रिटर्न में क्लेम ही नहीं करते। अरे भाई, उसको क्लेम कीजिए। अगले 8 साल तक जब भी प्रॉफिट होगा, वो लॉस आपके लिए असेट बन जाएगा, आप उससे टैक्स बचा लेंगे। तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस को असेट मानिए, उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, रिटर्न टाइम पे भरिए, ताकि उसको अगले सालों में एडजस्ट कर सके। इसको कहते हैं हम लॉस हार्वेस्टिंग। बिल्कुल। और सर ये शॉर्ट टर्म लॉस है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के अगेंस्ट हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के अगेंस्ट ही? देखिए,
कानून ये कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, यानी जिस साल 25-26 की मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर की, आपको अगर शॉर्ट टर्म लॉस हुआ, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर लीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कर लीजिए, दोनों से एडजस्ट होता है जी। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, तो खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा। इसका कारण क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे रेट का टैक्स का रेट है 30% और लॉन्ग टर्म पे 12.5%। तो सरकार ने कहा भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो आप 30% का फायदा 12.5 के अगेंस्ट ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 30 के अगेंस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो फिर आपको नियम ध्यान में रखना है कि फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। हाँ, 1 साल के लिए, जब क्योंकि नया एक्ट आया है ये इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो एक सेविंग क्लॉज है, उससे आपको 1 साल ये फायदा है कि अगले साल भी आप दोनों एडजस्ट कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी। लेकिन 2027 में फायदा नहीं होगा, तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। और सर, सही समय पर एसेट बेचने से जिस तरह से आपने बताया कि 8 साल तक, तो कैपिटल लॉस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? 8 साल तक किया जा सकता है, और 2027 के बाद तो शॉर्ट टर्म ही और लॉन्ग टर्म ही। शॉर्ट टर्म से होगा, लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड के केस में। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर जो होता है, मान लो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको एक सरकार ने फायदा दे रखा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो आप लॉन्ग टर्म से करो या शॉर्ट टर्म से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कैरी फॉरवर्ड के टाइम उन्होंने एक नियम दे दिया है। तो इसलिए इस साल की जब ईयर की प्लानिंग करेंगे, तो मार्च में लोग वही प्लान करते हैं कि हम कैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से अपने पूरे साल के कैपिटल गेन को एडजस्ट कर लें। 3 मिनट मेरे पास और बचे हैं और करीब 6 सवाल हैं। तो सर, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री से कैसे टैक्स बचाया जा सकता है, और क्लबिंग का रूल है वो भी कैसे टैक्स बचाने में मददगार हो सकता है, और फैमिली इनकम प्लानिंग से क्या टैक्स बचाना चाहिए क्या? जो ये शो देखेंगे ना अनुराग जी, वो टैक्स एक्सपर्ट बन जाएंगे, ये तो की बात है। आपने जो सवाल उठाए हैं बड़े अच्छे, बड़े रेलिवेंट हैं, और जहां हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में लोग गलतियां करते हैं। देखिए, रिलेटिव से गिफ्ट एग्जेम्प्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेटिव जो उसमें दे रखे हैं, उसमें आपके मदर फादर सिस्टर्स रियल ब्रदर हैं, उनकी भाई भाभी हैं, कजिन्स नहीं है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने कजिन से गिफ्ट ले लेते हैं, अपने चाचा जी के लड़के से, अपने मामा जी के लड़के से, मामा जी की बेटी से गिफ्ट लेते हैं। वो एग्जेम्प्ट नहीं है, केवल 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, और 50,000 रुपए ज्यादा ले लिया तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है। लोग कजिन्स को रिलेशन मान लेते हैं, नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में ये फ्लॉ है। ऐसे ही चाचा से गिफ्ट लेना अलाउड है, लेकिन चाचा जी अगर भतीजे से गिफ्ट लेंगे तो पूरा टैक्सेबल है। तो गिफ्ट लेते वक्त आपको ये सावधानी बरतनी है। हाँ, शादी के टाइम पे गिफ्ट आप ले रहे हैं, चाहे अपने रिलेटिव से लो, चाहे पड़ोसी से लो, चाहे दोस्त से लो, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, तो हमेशा गिफ्ट लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो रिलेशन में आना चाहिए, और प्रॉपर गिफ्ट डीड आपको बनवानी चाहिए। और तीसरी बात, जिसने गिफ्ट दिया है उसके पास में वैलिड सोर्स होना चाहिए। अगर गिफ्ट देने के पास में वैलिड सोर्स नहीं है, तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स रेट 78% होता है, ये भी ध्यान रखना। जहां तक क्लबिंग की बात है, क्लबिंग प्रोविजंस में आपको फायदा भी है और नुकसान भी है। क्लबिंग 3 केसों में लगती है अनुराग। नंबर 1, अगर माइनर है, माइनर की कोई भी इनकम अपने पेरेंट के हाथ में जाके क्लब हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर माइनर ने अपने स्किल से कोई पैसा कमाया, आजकल बच्चे डांस शो करते हैं, पेंटिंग करते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे कमाते हैं, तो क्लबिंग नहीं होगी। मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, उस केस में क्लबिंग नहीं होती है, लोग गलती कर देते हैं। दूसरा, क्लबिंग होती है स्पाउस में, हस्बैंड वाइफ में। लोग क्या, आपने अपने वाइफ को या वाइफ ने अपने हस्बैंड को पैसा ट्रांसफर कर दिया, अगर उससे कोई अर्निंग आई, मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, उससे उसने एफडी की, 6%, 6 लाख का ब्याज आया, तो आपके हाथ में क्लब होती है। तो हस्बैंड वाइफ में इस तरह की क्लबिंग से बचना चाहिए। लेकिन बिल्कुल लेकिन सर। अगर आपने अपने मेजर बच्चे को दिया, सन को, डॉटर को पैसा दिया, गिफ्ट कर दिया, उसको कोई ब्याज आएगा, तो वो क्लबिंग से बाहर होता है, टैक्स उसमें बचाने के लिए क्लबिंग नहीं एचयूएफ होती का है। भी पैन बनाना चाहिए? कितना आप सजेस्ट करते हैं कि एचयूएफ का पैन बना के थोड़ा टैक्स बचाया जा सकता है? संक्षिप्त में सर, वक्त की कमी है। सर, एचयूएफ अच्छा है, टैक्स प्लानिंग का भी टूल है और सक्सेशन प्लानिंग का भी टूल है। एचयूएफ के अपने नियम होते हैं, आप एचयूएफ का प्लान बना लीजिए, और एचयूएफ से आप टैक्स बचा सकते हैं, और वही आपको स्लैब रेट का फायदा मिलता है। और सर, ईसॉप पर जो है वो टैक्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? क्या ईसॉप्स के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है?
देखिए, ईसोप पे टैक्स तो नहीं बचता, पर सरकार ने एक फ़ायदा दिया था ईसोप को, क्योंकि क्या होता था जब एम्प्लॉइज़ को ईसोप मिलते थे तो एक्चुअली तो उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको शेयर मिल रहा है, नहीं ₹100 का शेयर ₹30 में मिल रहा है या ₹50 में मिल रहा है। तो सरकार कहती थी जो आपको ईसोप की वैल्यू का डिफरेंस है, यानी 100 का शेयर 30 में मिला तो ₹70 पे आप टैक्स दे जाइए हमको। तो लोगों को नुकसान होता था, कहते थे हम टैक्स कहाँ से दें? तो सरकार ने कह दिया अगर एलिजिबल स्टार्टअप हैं आप, एलिजिबल स्टार्टअप के शेयर आपको मिले हैं, ईसोप में मिले हैं, तो टैक्स को डेफर कर दिया है 48 मंथ्स के लिए, यानी 48 महीने के बाद में आपको टैक्स, उस पे टैक्स डिडक्ट होगा, या जब आप उसको बेच देंगे। तो ईसॉप की प्लानिंग हमेशा ऐसे करनी चाहिए कि आपको अगर जिस साल में आप बेच रहे हैं या जब एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहे हैं, तभी आपका टैक्स कटेगा, लेकिन वो कंडीशन केवल एलिजिबल स्टार्टअप की है, बाकी के लिए नहीं है। बिल्कुल। सर, वक्त की कमी है लेकिन काफी शानदार चर्चा रही आपके साथ। 2026 में 26 मंत्र जो आपने बताए हैं हमारे दर्शकों को टैक्स बचाने के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि देश के करोड़ों लोगों के लिए टैक्स सेविंग टिप्स जो है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील जी के द्वारा बताई गई है, ये उनके लिए मददगार होगी। तो टैक्स मंत्रा के शो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।